जय हिंद। आज की क्लास से मध्यकाल की शुरुआत होती है, जिसमें हम जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, गजनवी, इनका भारत आने के क्या उद्देश्य और उन्होंने भारत में कितनी लूट पाट करी है। इस टॉपिक से बहुत ही प्री के लिए गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, और इसके भारत पर आक्रमण करने का एक ही कारण था, जो अरब में सुल्तान थे उनके जहाज भारत में व्यापार के लिए भारत आए, तो सिंध के कुछ लुटेरों ने उन अरबी जहाज़ों पर कर दिया आक्रमण। तो उस आक्रमण के बदले दंड देने के लिए, सजा देने के लिए, वो अरब के सुल्तान ने मोहम्मद बिन कासिम, जो उनका सेनापति था, उसको भारत भेजा। ये बहुत ही स्किल्ड सेनापति था। 17 साल की उम्र से लगभग पूरी हजारों की सेनाएं संभालता था, स्किल्ड लोगों को संभालता था, और बहुत ही बहादुर सेनापति था ये, और अपने धर्म का पक्का व्यक्ति था। इसने क्या किया कि उन सिंध के लुटेरों को सजा देने के लिए सिंध आया। सिंध में 712 ईस्वी में, और जिन जहाजों को लूटा गया था उन लुटेरों को सबक सिखाने और दंड देकर उन क्या कहते हैं मारने आया था। और फिर उसके साथ राजा ने ये भी कहा था कि तुम वहां जा ही रहे हो तो वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये उसके आने का पूरा मोटिव था। पर उस समय तत्कालीन राजा दाहिर जो थे, उस समय सिंध के राजा थे, उन्होंने उसको इसने बहुत बुरी तरह हराया। ये सिर्फ लुटेरों को सजा देने आया था, इसका कोई लेना देना नहीं था। यहाँ के राज्य, सिंहासन लूटना, आक्रमण, ऐसा कोई लेना देना नहीं था। पर दाहिर को लगा ये विदेशी आक्रमणकारी है, तो इससे हमला किया। पर फिर भी सिंध से जो कम सेना लेके मोहम्मद बिन कासिम आया था, इसने राजा दाहिर को हरा दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया। और उसी समय इसने पूरे भारत की पूरी विशाल संपदा, मंदिर, पैसा, लूट, संपदा पूरी देखी, पर इसने कुछ आक्रमण वगैरह नहीं किया और लौट गया। उस पूरी घटना का उल्लेख चचनामा ग्रंथ में अपन को, चचनामा उनकी पुस्तक में अपन को पूरा सबूत के साथ देखने को मिलता है। पर एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब ये राजा ने, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मारा, तो राजा दाहिर की दो बेटियां थी, एक सूर्यवंशी और कुसुमैसी करके दो बेटियां थी। इन्होंने क्या किया, अरब के सुल्तान राजा के पास लेटर भेज दिया कि इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने केवल लुटेरों को सजा देने की बजाय हम लोगों को, मतलब राजकुमारियों को छेड़ा है, बदसलूकी करी है। जब ये अरब शासक, अरब सुल्तान के पास ये खबर पहुंची कि हमारा इतना विश्वसनीय मोहम्मद बिन कासिम सेनापति ये हरकत कर रहा है, तो उसने एक ऐलान जारी कर दिया, हुक्म भेज दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को कच्ची चमड़ी में सिल के वापस लेके आया जाए। इतना कठोर सजा सुना दी कि जो जानवर की खाल होती है ना, तो उसको यदि ताजा ताजा निकालो तो बहुत स्मेल करती है और बहुत ही मतलब बेकार, स्किन पे टच हो जाए तो पूरा खराब कर देती है स्किन। तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को उस बिल्कुल ताजी चमड़ी में लपेट कर उसको सिल दो, और फिर उसको बाहर लेके आओ अरब, क्योंकि उसने भारत की दो राजकुमारियों को बदसलूकी करी है उनके साथ। तो जब ये पूरा उनको ले जा रहे थे, रास्ते में पूरा अरब लेके जा रहे थे, तो मोहम्मद बाज कासम की उस पूरे मांस से, पूरा चमड़ी से दम दम घुटकर, क्योंकि पूरा सिला हुआ था, पूरा दम घुटकर उसकी मृत्यु हो गई। तो जब वो अरब पहुंचा, मोहम्मद बिन कासिम मृत मृत शरीर के साथ पहुंचा, तो उन रानियों से क्षमा भी मांगी सुल्तान ने कि हमने इसको सजा दे दी है, पर आपके लिए सॉरी। तो रानी, उन दो राजकुमारियों ने कहा कि हमने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि इसने मेरे पिता राजा दाहिर को, जिसको इसने मारा था, इसने मेरे पिता को मारा है, तो मैंने बदला, हम दोनों ने बदला लेने के लिए आपसे इसको मरवा दिया। तो इस पर सुल्तान और क्रोधित हो गया। तो इन दोनों राजकुमारियों को बंदी बनाकर, कहते हैं कि घोड़े की पूंछ से इनको बांधकर पूरे पूरे जब तक ये मर नहीं गए, इनके पूरा चमड़ी का मांस नहीं निकल गया, तब तक इनको घोड़े से पूंछ में बांधकर दौड़ा दिया। ये इतना बहादुर राजा था, पर एक झूठ के चक्कर में, महिलाओं के चक्कर में फंस के मर गया। अगली अपन बात करते हैं। इसके बाद 712 ईस्वी के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सन 1000 ईस्वी में लगभग महमूद गजनबी आया। ये अफगानिस्तान का शासक था, और ये सुबुक्तगीन इसके पापा थे। उन्होंने कहा कि अपने राज्य को और विस्तार करने के लिए धन संपदा चाहिए। तो ये कुल मिला के एक लुटेरा ही था, जहां जहां अधिक संपदा होती थी वहां जाके लूटता था खजाना, और आप मेरे अफगानिस्तान में अपने इस वंश में आकर अपना क्या कहते हैं साम्राज्य विस्तार करता रहता था। ये उनके शासन में साम्राज्य चलाने की नीति थी। तो उसकी नज़र पड़ी भारत की तरफ कि भारत में अपार सोना है। ये बात बब देशों में, अरबों में फैल गई थी। तो अपार सोना यहाँ लूटते। सबसे पहले 1000 ईस्वी में, अच्छा, अफगानिस्तानी शासक था, इसका नाम ही मूर्ति बंजक था, जिसको बुत शिकन कहा जाता था। और इसने भारत पर टोटल 17 बार हमले किए, मतलब बड़े छोटे हमले पूरे टोटल, जिसमें हारा भी जीता भी, टोटल मिला के
17 आक्रमण किए हैं। इसका उद्देश्य केवल और केवल धन संपदा की लूट होती थी। कोई साम्राज्य विस्तार नहीं करना होता था इसको कि भारत में साम्राज्य बनाएंगे। आगे के सुल्तानों ने सोचा कि हम दिल्ली में सल्तनत काल बनाएंगे और ये सारी चीजें, केवल अपना लूटना और अपने अफगानिस्तान वापस जाके उस संपदा का बढ़िया उपयोग करना। उसने क्या किया, सबसे पहले 1002 ईस्वी 2 आक्रमण किए। जयपाल उस समय राजा थे, पेशावर पर किए इसने पहले और दूसरा आक्रमण पेशावर पर ही किया। और उस समय हिंदू शाही वंश था जिसका राजा था जयपाल। इसको उसने लगातार 2 बार हराया और दूसरी बार में ना इसको ले जाके बहुत बेइज्जत किया, बदसलूकी करी, राजा की बेइज्जती, बहुत सताया, उसको मेंटल किया। तो जब ये जयपाल उसकी कब्जे से छूट कर आया, उसको ऐसे ही भगा दिया, उसके मजे लेके भगा दिया। तो 2 बार लगातार जब युद्ध में हारा और इतनी बेइज्जती सही अपमान से, तो इसने अपने राजा को चंद्रपाल को सिंहासन पर बैठाया और खुद आत्मदाह कर लिया इसने। तो 2 लगातार हार और अपमान से उसने खुद आत्मदाह कर लिया, बेइज्जती नहीं सह पाया बेचारा, अभी क्या करो। उसके बाद आते हैं सबसे मेन 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण, इसको पता चला कि सोमनाथ गुजरात में मंदिर में अपार संपदा, इतना जिसका कोई पार नहीं है, पूरी संपदा ले जा भी नहीं पाया, इतना सोना था सोमनाथ में। और उस समय उस चालुक्य वंश का साम्राज्य था उस समय गुजरात में। तो गुजरात में चालुक्य वंश के साम्राज्य के भीम प्रथम जो भी इस आक्रमण को नहीं रोक पाए। इस समय कहा जाता था जब ये आया सोमनाथ मंदिर को लूटने, तो ये हैरान हो गया, ऐसी उसने दुनिया में कहीं तकनीकी ही नहीं देखी थी कि सोमनाथ इतना बड़ा मंदिर, आज भी उसके साक्ष्य तक इतने बड़े हैं कि इतना बड़ा तो आजकल कई हिंदुस्तान में मंदिर नहीं है जितना बड़े उसके मात्र अवशेष बचे। तो सोचो मंदिर कितना बड़ा होगा। उस इतने बड़े मंदिर में जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि बहुत बड़ी प्रतिमा शंकर भगवान की शिवलिंग पिंडी, वो हवा में झूल रही है, ना वो ऊपर से कनेक्टेड है, ना नीचे से, ना आजू बाजू से, हवा में झूल रही है। ये देखकर तो सबसे पहले चौंक गया वो। पर फिर उसके एक सिपाही ने, मतलब उसकी सेना में किसी ने देखा कि ये ना इन क्या कहते हैं मैग्नेट्स की वजह से झूल रही है। मतलब उस समय में सोचिए आप, ये 1500 साल पहले ऊपर और नीचे 2 मैग्नेट लगा रखी थी। क्या है, 2 एन और एस चिपकते हैं, पर 2 एस एस और 2 एन एन नहीं चिपकते, दूर जाते हैं। तो उसने दोनों तरफ ऐसी मैग्नेट का कॉम्बिनेशन बना था सोमनाथ में कि बीच में शिवलिंग झूले। और इसने भारत पर आक्रमण करने के लिए कोई पता एक होना भी तो चाहिए, भारत का गाइड जो भारत के बारे में बताए। तो इसके 2 गाइड थे, कहाँ गए, सामंत राय और तिलक। इससे इन्होंने बताया कि आप चुंबक हटाओ तब जाके पूरी शिवलिंग गिर गई, आधा मंदिर तबाह हो गया, क्योंकि सब मैग्नेटिज्म पे सब में सपोर्टेड थे एक दूसरे के। पूरा खजाना लेके और वो चला गया। उसके बाद जब लौट रहा था सोमनाथ से, तो सोमनाथ से ही लौटते लौटते, सोमनाथ पे आक्रमण करने के बाद सोमनाथ का पूरा खजाना लौटते लौटते वो सिंध क्षेत्र से जा रहा था। तो सिंध क्षेत्र में जाटों का क्षेत्र था वो सिंध, मतलब जो अभी पाकिस्तान में क्षेत्र है सिंध, उसके जाटों का क्षेत्र था। तो उन पर भी आक्रमण करते हुए गया वो अपना, उसका ये 17वां आक्रमण था। जाते जाते वो 17वां आक्रमण भी करके चला गया। और कहते हैं कि जब ये सिंध से गुजर रहा था तो वो पूरा रेगिस्तानी एरिया है, बीच में से नदी गुजरती है। तो एक भारतीय क्या कहते हैं उसको, दूत था जो उसको वापस अफगानिस्तान ले जाने का रास्ता बता रहा था। तो उसको इतना बुरा लगा कि हमारे क्षेत्र से हिंदुस्तान का सोमनाथ का मंदिर लूटा है। तो उस गाइड ने गजनबी को भटका दिया, गलत रास्ते पे ले गया। और आगे चल के जब गजनबी को शक हुआ कि ये तो वो रास्ता है ही नहीं जहाँ से हम आए थे, तो उसने पूछा गाइड से कि भाई ये कहाँ ले जा रहे तुम। तो उसने कहा कि तुमने मेरे देश को लूटा है, तुम्हें मारने के लिए मैं तुम्हें पूरा रास्ता भटका दिया। तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी। तो जैसे ही उसने गजनबी ने ये चीज़ सुनी, उसको पूरा गर्दन उसकी अलग कर दी। पर फिर भी जब वो पूरा बच के निकलने में, उसकी आधी सेना भूख से प्यास से मर चुकी थी। वो इतने खतरनाक रेगिस्तान में उस दूध ने उनको, गाइड ने भेज दिया था। तो लौटते लौटते कहते हैं कि 100 सिपाही अफगानिस्तान से निकले थे, तो मात्र 5 सिपाही अफगानिस्तान वापस पहुंचे थे इस पूरी लूट के बाद। उसने भले ही सोमनाथ मंदिर जीता, सिंध के जाटों पे आक्रमण किया, ऐसा कहा जाता है, इसके प्रूफ साक्ष्य तो नहीं है ऐसी कहानियों में, कि 100 सिपाही लेके निकला था तो 5 सिपाही वापस लेके गया था, जिसमें एक तो खुद वही गजनबी था। तो ये पूरी इसकी कहानी रही है। हालांकि अफगानिस्तान में इसके पास 4 अपने दरबार में कवि थे। जैसे भारत में कहा जाता है ना 9 रत्न होते हैं, विक्रमादित्य के और अशोक के और क्या कहते हैं मुगल में अकबर के। तो ऐसे ही इसके दरबार में भी 4 रत्न कह लूँ, महमूद गजनबी के। उनमें से पहला था अलबर्नी, जो इसके जब भारत आक्रमण करने आया था ना, तो उनके साथ आता था ये।
तो उसने भारत के बारे में पूरी किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। इसमें पूरी तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन है। अगली आ जाते हैं फिरदौसी, ये रहा है फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा, ये बहुत ही आईएमपी बुक है। और फिरदौसी को कहा जाता था पूर्व का होमर, यानी पूर्व का रखवाला, मतलब पूर्व के बारे में बातें करने वाला, क्योंकि ये पूर्व एरिया, मतलब पूर्व मतलब भारत, भारत को देखा हुआ था। तो भारत की भले ही दूसरे राज्य का व्यक्ति है, दूसरे राज्य का विद्वान है, पर विद्वान विद्वान होता है, वो किसी बॉर्डर का मोहताज नहीं होता। जब उसने पूर्व यानी कि भारत को इतना देखा था समृद्धि को, तो वो उसके बारे में बताते, तारीफ करते नहीं थकता था। तो उसके राजा जब पूछते थे गजनबी कि तुम हमारी रोटी खा रहे हो और उनकी तारीफ कर रहे हो, तो वो कहता था कि सर वो है ऐसा, तो मैं क्या करूं, भारत इतना सुंदर था हमारा भारत उस समय। अगला कुतुबी, कुतुबी ने बुक लिखी थी तारीख है यामिनी, और अगला था बैहाकी। बैहाकी ने दो लिखी थी, लेन पूल और पूर्व पेप्स। पूर्व पेप्स अगेन ये भारत की उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों के बारे में बताता था। गजनबी ने कश्मीर पर भी आक्रमण किए हैं दो, पर वहां के राजा ने इसको 2 बार बहुत खराब तरीके से हराया है। और अगला आ जाते हैं, जब ये जीता था तब इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे अफगानिस्तान में। तो एक तरफ अरबी भाषा लिखी हुई थी और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा लिखी हुई थी, वो भी देवनागरी लिपि में। ये काफ़ी क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है कि संस्कृत भाषा क्यों, पर उस समय विद्वानों की भाषा यही थी। इसके सेना में 2 हिंदू सेनापति भी थे, एक था सामंतराय, दूसरा था तिलक। इन्होंने ही भारत की संपूर्ण जानकारी दी, सोमनाथ कैसे लूटना है, कौन से रास्ते से किस राज्य में घुसना चाहिए, कैसे आक्रमण करें, कौन से मंदिर में ज़्यादा खजाना है, इन सब की जानकारी इन 2 लोगों ने दी थी, सामंतराय और तिलक ने। गजनबी के बाद अगला शासक मोहम्मद गौरी था, जो कि अगेन अफगानिस्तान का ही शासक था। और 712 उसके पूरे आक्रमणों के बाद मोहम्मद गौरी आया। इसका पूरा नाम साहबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ये कई बार में पूछा गया है पूरा नाम। और यह घोर वंश का था, जिसको सनवनी वंश भी कहा जाता। घोर वंश मतलब भारत में कहा जाता था, सनवनी वंश उसका अफगानी नाम था, ना वंश एक ही है वो। और यह अफगानिस्तान का शासक था। इसका उद्देश्य, इससे पहले के अपन ने 2 पढ़े हैं, मोहम्मद गौरी और गजनबी, सॉरी कासिम और गजनबी। इनका उद्देश्य भारत में लूट करना था, पर इसका उद्देश्य यहाँ पर स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना था। मतलब भारत आए, यहाँ से खजाना जाना लूट के धन संपदा इकट्ठी करें और अपना दिल्ली में से अपनी सल्तनत बनाएं। और इसके सभी सैन्य अभियान, युद्ध अभियानों की बात करें तो पहला इसने पाटन में युद्ध लड़ा था, गुजरात में, गुजरात के अहिलवाड़ा में 1778 ईस्वी में, और इसकी हार हुई थी। उस समय राजा मूलराज द्वितीय थे। इस युद्ध की आपको एक कहानी ही बताता हूँ। इस युद्ध में क्या हुआ था कि ये गुजरात आया, इस समय इस राजा के साथ थी एक रानी भीमा नायक करके, ऐसी कुछ नायिका, भीमा नायक करके कुछ एक रानी थी। जब ये आक्रमण करने आया गुजरात में, तो मूलराज द्वितीय और इनकी महारानी, इनका एक छोटा सा बच्चा था महारानी के पास, तो लक्ष्मीबाई जैसे उसको पीठ में लपेट के बांध के मोहम्मद गौरी से इस तरीके से युद्ध लड़ा गया था गुजरात की सेना ने, कि इसको भाग भाग के मार के भगाया था इसको। तो उसके बाद ये दोबारा कभी इसने गुजरात की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये देखिए आप, पूरा राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, यूपी ये सब जीते, पर गुजरात में कभी नहीं आया ये। इसकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, पछाड़ पछाड़ के मारा था इसको उस रानी ने और मूलराज द्वितीय ने। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया, अगेन ये हार के चला गया। और अगले ही साल जब पृथ्वीराज चौहान के दुश्मनों से हाथ मिलाकर अपनी सेना मजबूत करके तराइन का दूसरी युद्ध अगले ही साल 1992 में कर दिया, और क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के ही साथ और जीत गया। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर जी थे, जो कि थे कन्नौज के राजा जयचंद्र की बेटी के साथ पृथ्वीराज चौहान की लव मैरिज हो रखी थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो जयचंद्र ने इससे चिढ़ता था पृथ्वीराज चौहान से, तो अपनी जानकारी दे दी कि पृथ्वीराज चौहान ऐसा ऐसा, इसको ऐसे मार सकते हो और ऐसे चले जाओ। तो पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी, कह रहा हूँ, हराकर अपने साथ ले गया। और कहते हैं कि आंख फोड़ दी थी और पृथ्वीराज चौहान की पूरे चमीटे, गर्म चमीटे से आंखें निकाल ली थी। और ये पृथ्वीराज चौहान अपनी धनुर्विद्या में इतने माहिर थे, वो इतना जानना चाहता था पृथ्वीराज चौहान को कि धनुर्विद्या में कितना माहिर है। तो क्या किया, एक बहुत बड़े मैदान में इसको अकेला एक बाण और एक धनुष के साथ छोड़ दिया। और पृथ्वी क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी के दरबार में थे चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक में कहा है कि मैंने एक श्लोक बोला कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान,
ताऊ पर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। तो इस श्लोक में पूरा लोकेशन, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब था कि इतने ऐसे ऐसे पे चौहान सुल्तान बैठा है, मार पाओ तो मार दो, चौर निशाना मत चूकना। तो कहानी ऐसी है कि उसने आंख बंद करके पृथ्वीराज चौहान जी ने पूरा तीर लगाया और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी को मार गिराया। हालांकि साक्ष्य ये कहते हैं कि इसके कई साल बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी, पर कहने का प्रमाण ये है कि पृथ्वीराज चौहान की धनुर्विद्या में पृथ्वीराज चौहान कितने माहिर थे। उसके बाद अगला युद्ध हुआ 2 साल बाद 1194 में, जिसने पृथ्वीराज चौहान को मारने में सहायता की थी, गौरी ने उसको निपटा दिया, राजा जयचंद को, और पूरा यूपी कन्नौज क्षेत्र अपना हथिया लिया। गुजरात को तो जीवन नहीं जीत पाया गौरी, इतना मार मार के भगाया था उसको। उसके बाद पूरा राजस्थान जीता, यूपी कन्नौज जीता। तो आप इस वीडियो में मैप में देखेंगे तो इसी क्षेत्र में मोहम्मद गौरी का साम्राज्य है। इसकी प्रशासनिक नीति की बात करें तो इसने एक सिक्के चलवाए थे, सोने के सिक्के चलवाए थे, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी माता की मूर्ति बनी हुई थी, मतलब प्रतिमा अंकित थी उस सिक्के पर, और दूसरी तरफ खुद का नाम लिखा था कि मोहम्मद बिन साम। कुल मिला के कूटनीतिक अप्रोच होती है एक, जिसमें भरोसा जीता जाता है जनता का। आजकल आप देखें कोई भी विदेशी, कोई जैसे डोनाल्ड ट्रंप आता है, सुंदर पिचाई गूगल के फाउंडर, या फिर कोई भी आते हैं, एलोन मस्क, ये अपनी भाषा में सबसे पहले क्या करते हैं, नमस्ते, भले इनसे बोलते नहीं बनता। क्यों? क्योंकि भरोसा जीतना होता है अपने सामने वाली जनता का, और ये विदेशी शासक था पहला। तो जनता जीतने के लिए एक तरफ लक्ष्मी जी लगा दी और एक तरफ खुद का नाम लिख दिया कि लगे कि हाँ हम भी भारत के भगवानों के बराबर हैं, हमारी पूजा करो, ऐसा कुछ। अगला आ जाते हैं हम दास प्रथा। इस समय पे ये अरबों की दास प्रथा रही है, अपने आप को अपने दासों को गुलाम बना लेना। इसके स्वयं के कोई पुत्र नहीं थे, तो इससे पूछा गया कि ये आपके अलावा आपके बाद फिर कोई होना भी तो चाहिए राज साम्राज्य संभालने के लिए। तो इसने कहा था कि मेरा कोई बेटा नहीं है। किसने कहा? मेरे तो हजारों बेटे हैं। तो इसने अपने हजारों गुलामों की तरफ ये कहा था। तो इसने अपने सबसे 2 वफादार दासों को गवर्नर बना दिया। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उत्तर भारत का गवर्नर बन गया था, और दूसरा था बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो बंगाल और बिहार का गवर्नर बन गया था। उस समय बंगाल बिहार के गवर्नर जब ये था तो इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरा नष्ट कर दिया था। पाल राजवंशों ने इनका पुनरुद्धार भी करवाया था। कहते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय पटना में गंगा किनारे बसा, इतना एक पहाड़ पर गंगा किनारे बसा, इतना सुंदर विक्रम महाविद्यालय था कि लोग बाहर से देखने, पढ़ने तो आते ही थे पूरी दुनिया से लोग, उसको सिर्फ देखने, टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट भी आते थे इस बहुत अच्छे विश्वविद्यालय को देखने। और सब कुछ जलाकर, इसको पूरा जला के राख कर दिया था, इसको पूरी लाइब्रेरियां जल गई, सब जल गया, कईयों को मार डाला इसने। फिर इसकी मृत्यु कैसे हुई? गजनी मतलब अफगानिस्तान में उस समय एक सिटी का नाम था गजनी। तो गजनी लौटते समय झेलम नदी के तट पर दमियक एक जगह है, वहां पर इसको खोखर के जाट, जो वहां सिंध क्षेत्र में थे, सिंध पंजाब क्षेत्र में, खोखर के जाटों ने, ये नमाज पढ़ रहा था, इसकी पूरी समय सुबह 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ रहा था, उस समय पूरे लोगों ने आक्रमण करके इसको मार दिया। और एक चीज और, जब ये भारत आक्रमण करने आया था ना, तो इसके पास सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती भी अपने साथ आए थे, जो पूरा भारत घूमा था इनने। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो उत्तर भारत का गवर्नर था, तो जैसे ही पता चला कि गौरी मर गया है, इसने 1206 में ही, 1206 की घटना है ये पूरा खोखर में झेलम नदी के तट पर 1206 में ही अपने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। क्योंकि ये गुलाम था, इसका कोई वंश का पता था नहीं, तो उसने गुलाम वंश के नाम से ही अपने वंश की स्थापना कर दी, और जो कि आगे फिर पूरा साम्राज्य आगे गुलाम वंश बढ़ता गया, जिसकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, यूपी पीसीएस और झारखंड पीएससी में से किसी भी परीक्षा का सिलेबस प्री और मेंस का चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। या फिर आपको इनमें से किसी भी एग्जाम के प्री और मेंस के कंबाइंड प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए किसी भी भाषा में, हिंदी इंग्लिश में, तो हम आपको पिछले वो भी 10 साल के पेपर आपको सिंगल पीडीएफ में दे देंगे। कई बार क्या होता है, एक साल का मिल गया, दूसरी साल का पेपर नहीं मिल रहा, प्री का मिल गया, मेंस का नहीं मिल रहा, तो हम आपको हर साल का प्री मेंस की एक सिंगल पीडीएफ बना के आपको भेज देंगे। और आपको अगर एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, वो भी मेरे हाथ के हैंड रिटन, जिनमें मैं 3-4 कोचिंगों और एआई की हेल्प से मिला के पूरे नोट्स बनाता हूँ, उसके बाहर गवर्नमेंट एग्जाम में आ ही नहीं सकता। अगर आपको इन सब को चाहिए, ये सब चाहिए, तो आप एक बार व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर दीजिए, आपको व्हाट्सअप पर ही तुरंत ये इन सब के पीडीएफ, इसकी पीडीएफ और इन सब की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। जय हिंद।